गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 31, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सिकंदर चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक यहाँ पे रहेगा वो रहेगा विजिलेंटिज्म के बारे में। हालांकि ये टॉपिक रिपीटेड सा है क्योंकि मॉब लिंचिंग के बारे में हम लोगों ने सैटरडे को भी बात किया था। तो मॉब लिंचिंग वाले टॉपिक की ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में और ऐसी गाइडलाइंस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, जिसकी वजह से जो मॉब लिंचिंग होती है वो रुक सकती है। उसके बारे में बात करेंगे। तो एडिशनल जो कंटेंट है वो आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से और आईआर के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ेंगे दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स के बारे में, जहां पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कोकोस आइलैंड के ऊपर। कोकोस आइलैंड जो है एक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड है जहां पे इंडियन नेवी ने अभी एक एक्सरसाइज किया है। उसके बारे में बात करेंगे। उड़ान स्कीम के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ये दोबारा से न्यूज में आया है। तो मॉनसून सेशन चल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ बात बोली है, तो उड़ान स्कीम के बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, वर्ल्ड कॉइन के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हमारा बिटकॉइन होता है ऐसे ही एक वर्ल्ड कॉइन भी है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या है, कैसे काम करता है। आज का जो एडिटोरियल है वो एकेडमिक एथिक्स के बारे में बात करता है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, हमारे जो कॉलेजेस होते हैं, वहां पे किस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और क्या सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मेंस के परस्पेक्टिव से जीएस पेपर 4 के हिसाब से एक ये डिसेंट सा टॉपिक आपके लिए हो सकता है। चलिए जी, पहले टॉपिक में बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है मॉब लिंचिंग के बारे में बात करता है। ये पुराना आर्टिकल है तो ज्यादा इस पे मैं शुरुआत में डिस्कशन नहीं करूंगा। बाद वाली जो 2 एक्स्ट्रा स्लाइड है वो मैंने आज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ऐड किया है। तो मॉब लिंचिंग के बारे में तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते ही हैं। देखिए, पुराना टॉपिक है, अगर आप हमारे एनालिसिस को पहले से देखते हो तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ में आ गया होगा। इंडिया में बहुत सारी मॉब लिंचिंग जो है राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको वो काऊ विजिलेंटीज जो है देखने को मिलते हैं। अगर कोई बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, कहीं पे लेके जा रहा है, तो उनको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, कभी उनको जला दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। इवन अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो उस आर्टिकल में ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे जो है डेथ हो गई है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, हरियाणा में एक 22 साल का जो मुस्लिम जो है पर्सन को मार दिया गया बिकॉज उसको ऐसा माना जा रहा था कि काऊ जो को एक्सपोर्ट कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था बेसिकली। राजस्थान में जो है एक 56 साल के जो है एक आदमी को मार दिया गया। ऐसे ही महाराष्ट्र में के लातूर में आसिफ कुरैशी को मार दिया गया। उसके अलावा हज पिलग्रिम्स के ऊपर जो है अटैक किए गए। राजस्थान के कोटा में कुछ लोगों को मार दिया गया। तो ये इस तरह के बहुत सारे केस हमारे यहाँ पे आते हैं। तो बहुत सारे अनएथिकल इश्यूज उसके लिए होते हैं। ठीक है, जैसे लोगों के बीच में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। भैया, एक दूसरे को लेकर लोगों की बिल्कुल एम्पैथी नहीं है, हम दूसरे के इमोशंस को समझते नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेती है। तो लोग और ज्यादा एनकरेज होते हैं इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए। लोगों में समझ की कमी हो गई है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया वगैरह जो आजकल फेक न्यूज वगैरह वो सब चलता है, तो लोग सोचते ही नहीं है ज्यादातर, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं इस तरह की चीजें, राइट। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीजें बढ़ती हैं। फेलियर ऑफ स्टेट, राइज इन द इंटॉलरेंस, मिसगाइडेड यूथ, डिफेंस। डिफेंस मतलब कई बार ना लोगों के मन में ये ऐसा जहर भर दिया जाता है कि आपको खतरा है, आपकी कम्युनिटी को खतरा है, आपके धर्म को खतरा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हथियार उठाना पड़ेगा, लोगों को मारना पड़ेगा। इस तरह की चीजें की जाती है अनफॉर्चुनेटली। और जब आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, तो फिर आप एनकरेज होते हैं इस तरह की चीजें करने के लिए। क्योंकि हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसमें मॉब लिंचिंग को लेके कोई स्पेसिफिक आर्टिकल कोई उसके अंदर है ही नहीं। तो जब स्पेसिफिक कानून नहीं होगा तो भाई फिर चीजें ऐसे ही काम करेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो वो सब चीजें हुई। तो ये तो हम लोगों ने वो थोड़ा मैं पहले कर लिया था। देखिए, सैटरडे का टॉपिक है इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जो नई स्लाइड है ये ऐड की है, ये बिल्कुल नया पॉइंट रहने वाला है। तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? सीधी सी बात है भाई। लोगों को वार्निंग दी जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना सकते हो। यस। जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, है ना। स्पेसिफिक कानून बनाने की रिक्वायरमेंट है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, फैमिलीज में वैल्यू एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी पुलिस की रिक्वायरमेंट है। सारा भरोसा हमें पुलिस के ऊपर नहीं रखना चाहिए, खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इस तरह की चीजों के अंदर। तो ये कुछ सोल्यूशन जो है यहाँ पे थे। ये पुराना कंटेंट है, आपके पास ये पहले से होगा। आज जो नया कंटेंट है वो ये वाला है। व्हाट वाज तहसीन पूना वाला जजमेंट। ये जो पूना वाला जजमेंट है बेसिकली
ये बात करता है मॉब लिंचिंग के बारे में। व्हाट वाज तहसीन पूनावाला जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें ऑब्जर्व की थी, इंडियन सोसाइटी के बारे में, जो विजिलेंट ग्रुप होते हैं उनके बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी थी। तो क्या है ये सब, देखिए। तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं अभी दीपक दीपक मिश्रा जी, वो ये जज थे, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि दैट इट वाज अ सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द सिटीजन। सैक्रोसैंक्ट का मतलब ये, ड्यूटी का मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है एक स्टेट की, कि अपने जो नागरिक है उनकी जिंदगी को बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें। और अगर इसी में फेल हो जाती है आपकी गवर्नमेंट, तो फिर आपकी गवर्नमेंट का कोई बने रहना भाई कोई काम की नहीं है बेसिकली वो, राइट। उसके अलावा जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे आपको विजुअल्स देखने को मिलते हैं, लोग आजकल मॉब लिंचिंग ही नहीं करते बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालते हैं, पूरी कम्युनिटी को डराते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो हमारे साथ ये हाल होगा। तो ये चीजें ठीक नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बीच में लोगों को क्या है, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस बढ़ रही है। यस, इट रिफ्लेक्ट द वेदर द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट रिपब्लिक लाइक आवर्स हैज लॉस्ट द वैल्यू ऑफ द टॉलरेंस, सस्टेन अ डाइवर्स कल्चर। हमारे कल्चर की खास बात क्या है, टॉलरेंस और डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी तभी सस्टेन कर सकती है जब आप दूसरे की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करो। जीने दो और जीने दो। आप भैया जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पहने, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं। हम जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पहने, आपको हमसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी तो कल्चर सर्वाइव करता है, तभी तो डाइवर्सिटी सर्वाइव करती है। सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, आप सबके ऊपर वैल्यूज को थोपने लगे, तो फिर सोसाइटी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। तो जिस तरह से हमारा कंट्री हजारों साल की हमारे यहाँ पे हिस्ट्री रही है टॉलरेंस की, डाइवर्स कल्चर की, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। और इनके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं शुरुआत में, तो वो और ज्यादा एनकरेज हो जाते हैं। सोशल मीडिया की वजह से जो फेक न्यूज वगैरह फैलती हैं, वो सारी चीजें, या जो स्टेट स्टेट मशीनरी होती है वो फेल है। बहुत बार तो पुलिस पर्सनल वहीं पे खड़े रहते हैं और मॉब लिंचिंग होती रहती है और वो कुछ भी नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे केस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट्स हैव अ प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन टू सी दैट द विजिलेंटिज्म, बी इट काउ विजिलेंटिज्म और कोई और, इट शुड नॉट, इट मस्ट नॉट टेक प्लेस। चाहे काउ विजिलेंटिज्म हो या किसी और नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, किसी चीज के नाम पे हो, भाई वो किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस तरह के केस बढ़ते रहेंगे, समाज में अनार्की फैल जाएगी, कियोस फैल जाएगा, डिसऑर्डर फैल जाएगा, और तब जाके पूरी सोसाइटी वायलेंट हो जाती है, सिविल राइट्स होते हैं, और सोसाइटी जो है वो बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है। अब देखिए, अब दिल्ली में मुहर्रम का 2 दिन पहले प्रोसेशन हो रहा था, वहां पे अटैक्स हुए, राइट, वहां पे फिर से कम्युनल राइट्स हुए। तो ये चीजें क्या दिखा रही हैं कि भाई आप दूसरों की प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपकी प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनटॉलरेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी ऑब्जर्वेशन किया था। बट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ही नहीं किया, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइंस भी दी। ऐसी 7 गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो। पहली बात उन्होंने ये कहा कि मॉब लिंचिंग या विजिलेंटिज्म के जो भी केसेस होते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए। और ये कोई आम ऑफिसर नहीं होना चाहिए, कम से कम एसपी जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए, ताकि मॉब लिंचिंग वाले केस को तुरंत के तुरंत हैंडल किया जा सके। ठीक है जी। ऐसा कोई भी केस हो मॉब लिंचिंग वाला, उसके अंदर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए जहां पे मॉब वायलेंस होता है, मॉब लिंचिंग वगैरह होती है। दूसरा, तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो एसएचओ होते हैं उसकी ड्यूटी है कि वो एफआईआर को तुरंत रजिस्टर करे, और नोडल ऑफिसर जो कि एसपी हैं, एसपी या उससे ऊपर जो होते हैं, उनको तुरंत इन्फॉर्म करें एक साथ। और ये भी इंश्योर करें कि जिनकी मॉब लिंचिंग की गई है उनकी फैमिली को परेशान ना किया जाए, उनको फर्दर हरासमेंट ना किया जाए। थर्ड, फोर्थ, उन्होंने ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी इस क्राइम के अंदर, इट शुड बी पर्सनली मॉनिटर्ड बाय द नोडल ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि किसी और को ऑर्डर दे दिया, हाँ अभी ये इन्वेस्टिगेशन करो, नो। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और हायर ऑफिसर पर्सनली इन्वॉल्व होने चाहिए उसके अंदर।
और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और चार्जशीट फाइल हो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये वो काम किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनसेट भी करिए भैया विक्टिम्स को किसी भी तरीके से, ठीक है। सच एज मतलब जो कि वायलेंस हुआ है उसे कंपनसेट करें, कुछ पैसा दें या कुछ किसी और तरीके सरकारी नौकरी कुछ भी हो सकता है कंपनसेट करने का तरीका। दूसरे इन्होंने ये कहा कि भाई any failure to comply with the court's direction by a police or the district administration officer would be considered as an act of deliberate negligence and the misconduct for which they can be punished for। मतलब इसका ये है, अगर एसएचओ साहब, एसपी या कोई और ऑफिसर जो इन्वॉल्व है, अगर उन्होंने कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि उनको सस्पेंड कीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि ये आपने जानबूझ के नहीं किया है। कई वजह से पुलिस वाले खड़े रहते हैं, मोब लिंचिंग होती रहती है, वो कुछ करते नहीं है, उस तरह के केसेस में होता है, या फिर जो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए आप। ये उन्होंने जो है कहा था, ताकि फर्दर फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट ना हो। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं या हायर ऑफिसर्स होते हैं, उनके बीच में मैसेज जाए कि आप भैया ढील नहीं छोड़ सकते हो। आपको पता था कि वहां पे इस तरह के होने के चांसेस हैं, फिर भी आपने प्रॉपर स्टेप क्यों नहीं लिए। जैसे आपको पता है कि भैया मुहर्रम का प्रोसेशन जाने वाला है और वहां पे अटैक हो सकते हैं, ये जानते हुए भी आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए हैं, तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो दीज आर द 7 गाइडलाइंस एक्चुअली विच वर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू द स्टेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट्स आर नॉट फॉलोइंग देम। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से, स्पेशली महाराष्ट्र, बिहार, ये जो कुछ स्टेट्स हैं, उनकी सरकार को कहा है कि भैया जवाब दीजिए, अभी तक आपने क्या क्या स्टेप लिए हैं, कितनी कंप्लेंट आपके वहां पे हुई है, कितनी एफआईआर आपने की है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक पे। टू इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलियाज स्ट्रेटेजिक कोकोस आइलैंड। तो बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने पहले कर ही लिया था, तो अब हमारा रिश्ता सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहा है, तो रिश्तेदारी में बदल गया है हमारा जो दोस्ती का वाला रिश्ता था। क्योंकि जब आप ट्रेड से ऊपर उठ के डिफेंस के अंदर डील करने लगते हो तो इसका मतलब आपका जो रिश्ता है अभी वो बहुत गहरा है, और आप फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आएंगे उनके लिए एक साथ खड़े हो जाओगे। तो ये एक संदेश देता है चाइना को कहीं ना कहीं। तो कोकोस आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आता है, वहां पे इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट गए थे। आप इसकी लोकेशन देखते ही समझ जाओगे ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है हमारा इंडियन ओशन, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे देखिए, ये है मलक्का स्ट्रेट, ठीक है जी। दो दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि चाइना का मोस्टली जो ट्रेड होता है मिडल ईस्ट से, वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ही होके जाता है। तो चाइना की दुखती रग है ये, इसीलिए इनको चोक पॉइंट कहते हैं। चोक पॉइंट, चोक पॉइंट मतलब समझते हो, जैसे हमारा गला होता है, कोई गला दबा देता है तो हम चोक हो जाते हैं, मर जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये चोक पॉइंट है, अगर इसको दबा दिया, जो भी आदमी इस चोक चोक पॉइंट को कंट्रोल करेगा, मतलब उसका वो चाइना की दुखती रग के ऊपर हाथ रखा हुआ है। और इंडिया तो ऑलरेडी, ये अंडमान निकोबार भाई हमारा आइलैंड है, बिल्कुल मलक्का स्टेट के सामने है, जब मर्जी चाहे मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेगा इंडिया को। चाइना की दुखती रग हमारे हाथ में है, लेकिन सिर्फ इंडिया के हाथ में नहीं। आप यहाँ पे देखिए, ये है कोकोस आइलैंड, ठीक है। कोकोस आइलैंड, इसे कीलिंग आइलैंड भी कहते हैं। एक कोकोस आइलैंड पैसिफिक ओशन में भी है, अब इसे कीलिंग आइलैंड के नाम से याद रखो, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, तो इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आता है। ये इधर ऑस्ट्रेलिया है, देखिए जरा, यहीं पे इंडियन ओशन में एक और आइलैंड है जिसे डिएगो ग्रेसिया कहते हैं, ठीक है। वैसे तो यूके की टेरिटरी है ये, नाइन मतलब बहुत पहले उन्होंने जो है इसको एक्वायर किया था, लेकिन उन्होंने इसको लीज पे दिया हुआ है अमेरिका को। तो बेसिकली यहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल एक बेस है, और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया वाला बेस है। दोनों ही इंडियन ओशन के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है वो सबके ऊपर नजर रखते हैं, सर्विलियंस रखते हैं। इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो नेवल क्राफ्ट हैं, वो कोकोस आइलैंड के ऊपर गए, ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने कुछ एंगेजमेंट वगैरह किया है, और ये चाइना को संदेश दे दिया गया कि भैया हम जो है तैयार हैं, ठीक है, तुम भी तैयार हो, हम भी तैयार हैं फ्यूचर के लिए।
इतना ही नहीं, यहाँ पे एक सुंडा स्ट्रेट भी है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो सुंडा स्ट्रेट हो चाहे मलक्का स्ट्रेट हो, दोनों के लिए तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेट वर्ड है ये होता क्या है? स्ट्रेट वर्ड बेसिकली बहुत ही नैरो सा एक वाटर चैनल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वाटर चैनल है जो कि दो सी या दो ओशंस को आपस में कनेक्ट करता है, और ये कनेक्ट इस तरह से करता है कि दो दो लैंड मास को सेपरेट करता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट एक तरफ हमारे यहाँ पे इंडियन ओशन है और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन है, दोनों को सेपरेट कर रहा है और दो लैंड मास को भी सेपरेट कर रहा है। एक तरफ यहाँ पे मलेशिया है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया है। तो ये बीच में होता है आपका पाक, एक स्ट्रेट होती है, इसे स्ट्रेट कहते हैं। तो इट्स ए नैरो पैसेज ऑफ द वाटर दैट कनेक्ट्स टू सीज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ द वाटर बॉडी बाय सेपरेटिंग टू लैंड मास। एक पतला सा चैनल होता है, जैसे पाक स्ट्रेट है इंडिया श्रीलंका के बीच में। तो हमारे पास कई सारे ऐसे स्ट्रेट्स हैं, कई सारे ऐसे चोक पॉइंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस वाले पर्पज से। ये आपने देख ही लिया, राइट। एक तरफ हमारा इंडियन ओशन है, इधर साउथ चाइना सी कह सकते हो, जो पैसिफिक ओशन का यही एक लार्जर पार्ट, छोटा पार्ट है साउथ चाइना सी। तो इनको दोनों का सेपरेट करता है। इधर मलेशिया है, दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सुंडा स्ट्रेट है जो कि आपको मैंने दिखाया, देखिए ये रही सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ इंडोनेशिया है और जो है दूसरी तरफ जो जकार्ता वाला पार्ट है, बेसिकली जावा, ठीक है, जावा सुमात्रा, वो वाला पार्ट आपका यहाँ पे पड़ता है। तो इंडोनेशिया बेसिकली आर्कीपिलागो, ठीक है, बहुत बड़ा आर्कीपिलागो है जहाँ पे जावा सुमात्रा अ पार्ट ऑफ इट। तो ये सुंदर स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली सेपरेट यहाँ पे कर रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लोम्बार्क स्टेट भी है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखिए, ये है युकातन चैनल, इसे युकातन स्ट्रेट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के देखिए इस तरफ है क्यूबा और ऊपर पड़ता है आपका फ्लोरिडा, तो दोनों को ये सेपरेट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है, तो उनको भी सेपरेट कर रहा है। युकातन चैनल भी आप देख सकते हो यहाँ पे, एक तरफ जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको को सेपरेट कर रहा है और दूसरी तरफ जो है कैरिबियन सी को सेपरेट कर रहा है। युकातन चैनल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस वाले पर्पज से, राइट। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आप इटली में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये इस तरफ इटली है, इस तरफ सिसिली है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट पड़ती है जिसे मैसीना स्ट्रेट कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, दिस इज बाल अल मंदेब, ये भी एक स्टेट है जो कि रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को सेपरेट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखिए, ये है स्कॉटलैंड, ये है आपका यूके, इनके बीच में पड़ता है नॉर्थ चैनल, आप इसे नॉर्थ स्ट्रेट भी कह सकते हो। ये दोनों को, इनको भी सेपरेट कर रहा है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, इस तरफ आयरिश सी है, ये दोनों का सेपरेट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे देखिए ये बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है जी। इसके एक तरफ क्या है, अलास्का है जो कि अमेरिका का पार्ट है, दूसरी तरफ रशिया है, तो ये दो बड़े बड़े लैंड मास को यहाँ पे जो है सेपरेट कर रहा है। एक तरफ यहाँ पे बेरिंग सी है और उसकी तरफ देखिए चोकेही सी है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। आजकल जो न्यूज में है बहुत ज्यादा, वो ये दो स्टेट है, एक है बोस्फोरस स्टेट और एक है डार्डेनल स्टेट, ठीक है। ये है आपका ब्लैक सी, इसके ऊपर पड़ता है जी आपका यहाँ पे क्रीमिया, और यहाँ पे है जी आपका यूक्रेन, यहाँ पे आपका रशिया है। उसकी वजह से जो लड़ाई वगैरह वहां पे चल रही है, तो बोस्फोरस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये इस्तांबुल के बिल्कुल मिडिल में से पास होता है। तो इधर वाला जो इस्तांबुल है वो यूरोप का पार्ट है, इधर वाला इस्तांबुल वो एशिया का पार्ट है। दोनों को सेपरेट करता है बोस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ से जो शिप्स आते हैं ब्लैक सी से, बोस्फोरस स्ट्रेट से जाते हैं, जो टर्की कंट्रोल करता है, फिर वो सी ऑफ मरमरा में एंट्री करते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद एक और हमारे पास जो है यहाँ पे स्ट्रेट है, डार्डेनल स्ट्रेट। तो डार्डेनल स्ट्रेट क्या करती है, एजियन सी इस साइड में और मरमरा सी जो है, दोनों को सेपरेट जो है यहाँ पे, मतलब ज्वाइन करवा रहा है दोनों को, इन लैंड मास को सेपरेट करवा के। टर्की पार्ट ऑफ एशिया एंड टर्की पार्ट ऑफ यूरोप। तो ये है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट। अपार्ट फ्रॉम एक दो और भी हमारे पास, डोवर स्टेट है जी, एक तरफ यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, दूसरी तरफ नॉर्थ सी है, तो दोनों को ज्वाइन कर रही है। फ्रांस और इंग्लैंड को यहाँ पे सेपरेट कर रही है, दो लार्ज लैंड मास को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, किसको जोड़ रही है, पर्शियन गल्फ एक तरफ है, गल्फ ऑफ ओमान एक तरफ है, यस। एक तरफ आपका यहाँ पे यूएई है, इस तरफ ओमान है, तो ये ओमान को और ईरान को दोनों को सेपरेट कर रहा है और दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट भी कर रहा है, राइट। तो ये कुछ स्ट्रेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली स्ट्रेट क्या होती है, एक नैरो वाटर चैनल होता है जो बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको आपस में ज्वाइन करवाता है
और दो लैंड मास को आपस में सेपरेट करता है। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। तो ये थोड़ी आपको पता होनी, जैसे स्वेज है, ठीक है, स्वेज, स्वेज कनाल जो है, ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या स्वेज एक एक स्ट्रेट है या फिर वो एक इस्थमस है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। स्ट्रेट और इस्थमस में फर्क होता है। स्ट्रेट एक नैरो वाटर चैनल होता है और लिस्थमस जो है एक बहुत नैरो लैंड चैनल होता है, एक लैंड का पार्ट होता है। तो ये दोनों में ये फर्क होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो स्वेज है, जो कनाल वहां पे है, वो स्ट्रेट है या इस्थमस है, और किस किस को ज्वाइन करता है, किस किस को सेपरेट करता है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, यूपीएससी में मेंस में। चलिए जी, उड़ान स्कीम। इस समय मॉनसून सेशन चल रहा है। मॉनसून सेशन में कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कुछ लोगों ने सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि भाई साहब, आपने जो उड़ान स्कीम चलाई थी वो फ्लॉप हो गई है। 50% से ज्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं, उड़ान स्कीम के अंदर जो चलाए गए थे, बनाए गए थे, रिवाइव किए गए थे, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा द हिंदू की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, तो उसको बेसिस मान के लोग सरकार को ये कह रहे हैं। अब सरकार उसके ऊपर जवाब दे रही है। वो पॉलिटिक्स में तो ज्यादा नहीं जाएंगे, हमें थोड़ा सा उड़ान स्कीम के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। इसका क्या पर्पस था, क्या था, नहीं था। तो 21 अक्टूबर 2016 को चलाई गई थी एक उड़ान स्कीम, ठीक है। नाम जो इसका था वो था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक मतलब गरीब आदमी मेरे जैसा। अब बड़े बड़े आदमी तो पहले से ही उड़ रहे हैं भाई प्लेन्स में। आम आदमी के लिए चलाई गई थी ये स्कीम, जो कि सस्ती होगी। छोटे छोटे जो शहर थे वहां पे भी एयर कनेक्टिविटी करना है। और इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया गया था 2020 में। और ये स्कीम 10 साल के लिए शुरुआत में चलाई गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्कीम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी सरकार ने इसके बारे में सोचा था। तो क्या था हमारा पर्पस, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स थे उड़ान स्कीम में? रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, जब रिमोट एरियाज को आप जोड़ दोगे एयर कनेक्टिविटी के साथ, तो लोगों को काम धंधा भी मिलेगा और वो बड़े शहर के साथ कनेक्टिविटी भी होगी, माइग्रेशन वगैरह भी कम हो सकता है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, खासकर एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, बिल्कुल सही। स्कीम की जो 10 साल तो थी, खैर वो आपको अच्छे से पता ही है, राइट। इसके अंदर जो फेयर था, जो किराया था, वो 2500 रुपीज कर दिया गया कुछ लिमिटेड तक। और ऐसा कहा गया कि जो रीजनल एयरपोर्ट्स के साथ जो फ्लाइट जाएंगी, उनके अंदर कम से कम जो 50% सीट हैं वो सस्ती होनी चाहिए मार्केट प्राइस से। लेकिन भाई एयरप्लेन ऐसा क्यों, वो कंपनी ऐसा क्यों करेंगी, सस्ता क्यों देंगी? वो इसलिए देंगी क्योंकि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी, ठीक है। अगर 5,000 रुपए की टिकट है तो वो आपको 2,500 रुपए में देंगे, 2,500 उनको गवर्नमेंट पे कर देगी। तो ये सब चीजें यहाँ पे होने लगी। दीज वर सम ऑफ द फीचर्स, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ। शुरुआत में क्या हुआ, इंडिया में कई सारे नए एयरपोर्ट्स बनाए गए, 15 के आसपास एयरपोर्ट्स नए बनाए गए। और बहुत जगह पे जो पुराने एयरपोर्ट्स थे, जो आउट ऑफ यूज हो गए थे, उनको रिवाइव किया गया, उनको रिस्टोर किया गया दोबारा से, उनको वो सब किया गया। तो एक तो फ्लाइट टिकट कम हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। सस्ते रेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कर ही दिया गया। लेकिन स्कीम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी सोचा गया था। ये जो स्कीम है वो 20% से भी कम सक्सेसफुल हो पाई है। तो मोस्टली एयरपोर्ट तो खाली पड़े हैं, उनके ऊपर कोई फ्लाइट जाती नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो छोड़ो, जो खर्चा हुआ है उनको बनाने में, रिवाइव करने में, वो भी फालतू का हो गया, क्योंकि जब तक फ्लाइट नहीं जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये जो छोटी छोटी रीजनल कैरियर्स थे वो नुकसान में चले गए, बंद हो गए, फाइनेंशियल क्रंच हो गया। सबसे बड़ी बात, फिर कोविड भी आ गया। तो कोविड ने तो वैसे ही कमर तोड़ दिया, है ना। और जो एयरक्राफ्ट वगैरह थे, वो छोटी सिटीज में चलाने के बजाय वो लोग मेजर सिटीज में चलाने लगे। और मेंटेनेंस भी हमारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स की और हमारा जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, मेंटेनेंस ही नहीं है। अरे मेंटेनेंस तो तब करोगे ना जब वहां पे ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक ही नहीं है। और डीजीसीए के बहुत सारे रिफॉर्म जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो इंप्लीमेंट वहां पे नहीं हो पा रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ पायलट भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है स्कीम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई जो अनयूज्ड
जो रूट्स थे जो पहले सरकार ने लॉन्च किए थे लेकिन वो अनयूज्ड हैं, हम उनको दोबारा से बिडिंग करेंगे। ठीक है, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे, दोबारा से बिडिंग करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आके उसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सरकार ने ये कहा है। लेकिन उड़ान एक मेजर स्कीम है, उड़ान के अंदर कई छोटी छोटी स्कीम भी उन्होंने चलाई है, जैसे उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, उड़ान 4.1, उड़ान 5.0, लाइफलाइन उड़ान और द कृषि उड़ान। कृषि उड़ान बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई थी, ताकि जो छोटे एरियाज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो बड़े सिटीज तक पहुंच सकें, वो इसके लिए किया गया था। बाकी जो उड़ान 1, 2, 3, 4, 5 है, इसके अंदर तो ऑपरेशंस को बढ़ाया गया था। जैसे यहाँ पे 128 फ्लाइट्स के ऑपरेशंस हैं, वो कुछ कंपनियों को दिए गए थे ताकि वो कुछ रूट्स के ऊपर चल सकें। फिर उड़ान 2.0 के अंदर कुछ हेलीपैड्स वगैरह भी कनेक्ट किए गए। उड़ान 3 में कुछ टूरिज्म जो टूरिस्ट वाले जो रूट्स हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट किया गया, सी प्लेन्स के साथ वो सब किया गया। उड़ान 4 के अंदर फिर कुछ हम लोगों ने नए रूट्स चलाए, लॉन्च किए गए, जैसे कावाराती, अगाती, मिनिकोई आइलैंड वगैरह पे। बट घुमा फिरा के बात वही आती है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। ठीक है, और अब सरकार जो है उसको रिवाइव करने वाली है। लेट्स होप आगे कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा या नहीं होगा। चलिए जी, एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, व्हाट इज सैम ऑल्टमैन्स बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट। चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, है ना, ये तो सभी ने सुना हुआ है। तो ये सैम ऑल्टमैन है कौन? ठीक है, एक्चुअली ये चैट जो जीपीटी है ओपन एआई उसके सीईओ हैं, और इन्होंने अनाउंस किया है कुछ टाइम पहले ट्विटर के ऊपर कि हम लोग एक नया कॉइन लॉन्च करेंगे, जस्ट लाइक अ बिटकॉइन, जिसका नाम होगा वर्ल्ड कॉइन। लेकिन ये नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी के जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग होने वाला है। कैसे काम होगा? जैसे आपको मान लो क्रिप्टो करेंसी खरीदनी, आप क्या करते हो? अपना अकाउंट ओपन कराते हो, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट वगैरह वो सब आप कनेक्ट करते हो। इन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल अलग सिस्टम करेंगे। जो ये वर्ल्ड कॉइन है कैसे काम करेगा? ये वर्ल्ड कॉइन इस तरह से काम करता है कि जो लोग वर्ल्ड कॉइन को खरीदना चाहते हैं, एज एन आईडी आपसे क्या ले रहे हैं? आपका आइरिस स्कैन ले रहे हैं, आपकी आंखों का स्कैन किया जाएगा, और वही आपकी यूनिक आईडी होगी, क्योंकि उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। आंखों के स्कैन को, आपका आधार नंबर चोरी हो सकता है, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर चोरी हो सकता है, लेकिन वो चोरी नहीं हो सकता। तो ये आपकी यूनिक आईडी होगी। जो लोग लोगों की आंखों को स्कैन करेंगे उन्हें कहा जाता है ऑर्ब ऑपरेटर्स। ठीक है, उनके एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिससे आप स्कैन कर सकते हो। एक बार आपकी आंखें अगर स्कैन हो जाती हैं तो फिर आपकी एक आईडी बन जाती है, और आप फिर वर्ल्ड कॉइन को परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसे कहा गया है WLD क्रिप्टो। ठीक है जी। Those who have their irises scanned and collect a world ID can use this claim the WLD crypto, which they may use for the transaction of the hold on the assets in the hope that price। जैसे क्रिप्टो करेंसी लोग जैसे बिटकॉइन करते हैं। अरे बिटकॉइन से आप कोई मार्केट में जाके कुछ खरीद थोड़ी ना सकते हो। वो सिर्फ अकाउंट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। जैसे कोई जमीन आपने खरीदी, वैल्यू ऊपर चली गई, नीचे चली गई, तो वो जमीन क्या है? वो आपका एसेट है। इसी तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है वो करेंसी नहीं है, वो एक एसेट है। तो इन्होंने ये कहा कि आप अगर एक बार आईडी बनवा लेते हो, इसे परचेज कर लेते हो, तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हो जहां जब तक आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अथीरियम जो अभी क्रिप्टो करेंसी है, ये आप उसका यूज कर सकते हो परचेज वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। तो ये आइरिस का स्कैन क्यों करते हैं? देखिए, उन्होंने आधार कार्ड के बारे में भी कहा है कि आधार कार्ड एक परफेक्ट सिस्टम तो खैर कुछ भी नहीं होता है, बट इन्होंने ये कहा कि आधार कार्ड में क्या होता है, आपका आइरिस स्कैन किया जाता है, उसकी वजह से आपके जो आंखों का डेटा है वो सरकार के पास होता है। तो आप डुप्लीकेट आधार कार्ड नहीं बनवा सकते, क्योंकि जैसे आपको डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवाने के लिए दोबारा से आइरिस स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन वो उसको कैच कर लेगा। तो आधार कार्ड की वजह से जो मल्टीपल टाइम्स जो डुप्लीकेशन होता था वो रुक गया है, और इसीलिए वर्ल्ड कॉइन वाले भी इस सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि इसमें प्राइवेसी और अनएथिकल प्रैक्टिसेस, मिस यूज वगैरह वो सब इसके लिए क्रिटिसाइज को किया जा रहा है, बट
एक चीज नई लॉन्च हुई है तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि है क्या, नहीं है, हल्का फुल्का, बहुत डिटेल में इसका नहीं जाना है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आपके लिए सफिशियंट है। उसके अंदर आप एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट जस्ट ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। चलिए, एकेडमिक एथिक्स ये क्या है? एथिक्स का मतलब होता है, एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज द मोरल प्रिंसिपल्स और द वैल्यूज दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। मतलब आपने कोई एक्शन लिया, उसके पीछे मोरल जस्टिफिकेशन क्या है भैया, अब वो हमें बताइए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। इसलिए जब एथिक्स के पेपर में आप आंसर लिखते हो तो हमेशा बात बोली जाती है जस्टिफिकेशन की। आपने जो आंसर लिखा है, आपने जो ऑप्शन चूज किया है, और आपने जो चूज किया है कि आप क्या एक्शन लोगे, और उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, क्योंकि जस्टिफिकेशन के बिना वो एथिक्स नहीं है। आपने कोई एक्शन लिया, क्यों लिया, उसके पीछे क्या है, दैट इज द मोरल। इसलिए से मोरल प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो एथिक्स आर स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर दैट मेक अप एन इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी कोड ऑफ कंडक्ट। Ethics are a set of the rules that govern behavior based on the principles of the right and wrong। ठीक है जी। मोरल जो यूजली वो पर्सनल पर एक आदमी के पर्सनल बिलीफ होते हैं, उसके कल्चर, उसके रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, लेकिन एथिक्स के पीछे आपकी प्रॉपर रीजनिंग होती है। वो रीजनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम लीगल रीजनिंग भी होती है, कि आपने भाई अगर किसी, अगर आप प्रिंसिपल की जॉब पे हो, आपको क्या क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू नॉट डू, और उसके पीछे कारण भी है। ये करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। वो होता है एक आपका एथिक्स। अब ये बात कर रहे हैं एकेडमिक एथिक्स की। ये एकेडमिक एथिक्स क्या है? देखिए, इंडिया की एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री रही है भाई, साइंटिफिक रिसर्च को लेके, है ना। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर जो बोस है वो इंडियन है। रामन इफेक्ट की बात कर लिए, रामचंद्रन प्लॉट की बात कर लिए, राय चौधरी इक्वेशंस की बात कर लिए, दुनिया भर की, इंडिया में रामानुजम जी, कितने लोग रहे हैं इंडिया में हिस्टोरिकली जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, मैथमेटिक्स हो, कोई इकोनॉमी हो, कोई और फील्ड। फिर भी हमारा देश अभी प्रेजेंटली उतना ज्यादा ग्रो क्यों नहीं कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में? क्या चीज है जो हमें पीछे की तरफ धकेल रही है? वो है हमारी अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिसेस। क्या है ये, कैसे होता है, क्यों होता है? देखिए, अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो, तो पीएचडी स्कॉलर में तो रिसर्च करनी पड़ती है। आपको ये रिसर्च पेपर के अंदर कुछ पब्लिश करवाना है, डेटा मैनिपुलेशन किया जाता है, प्लेजरिज्म होती है बहुत ज्यादा यहाँ पे। किसी और के काम को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, और उसको आप जो है अपनी ओरिजिनल करवा के छपवा देते हो, है ना। जैसे मिर्जा गालिब ने कोई शेर लिखा, ये उनका ओरिजिनल शेर है, आप उसी शेर के अंदर दो चार वर्ड इधर उधर चेंज करके अपना खुद का बना लेते हो, वो प्लेजरिज्म ही है। जैसे बॉलीवुड वाले करते हैं, किसी का आइडिया चुरा के उसके ऊपर मूवी बना लेते हैं। हमारे एकेडमी के अंदर भी होता है, डेटा मैनिपुलेशन किया जाता है और प्लेजरिज्म होता है। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। सॉफ्टवेयर दोनों तरफ से भी आते हैं, प्लेजरिज्म को चेक करने का भी और प्लेजरिज्म को बाईपास करने के लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी और की रिसर्च को कॉपी पेस्ट करके जो है अपनी ओरिजिनल बता के चले जा रहे हैं। कुछ लोग इसमें स्टूडेंट की गलती निकालते हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें इंस्टीट्यूशन की गलती निकालते हैं। कुछ लोगों को पूछते हैं कि भैया तुमने ये क्यों किया, तो कह रहे हैं सर सभी कर रहे हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी हूं, सभी कर रहे हैं। इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। उसके अलावा जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइड के द्वारा हरास किया जाता है, बुली किया जाता है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है जब किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर करता है, लेक्चरर करता है या स्टूडेंट्स करते हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिए जाते यूनिवर्सिटीज के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा किया जाता है वेबसाइट के ऊपर, जॉब्स को लेके, स्टाफ को लेके, फैकल्टीज के लेके, बहुत ज्यादा होता है ये भी। मोस्टली जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, और ये हर जगह ही चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, छोटे में भी। चीटिंग कितनी कॉमन हो गई है, एग्जाम्स वगैरह में चीटिंग करवाई जाती है, करी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, राइट। डेवलप्ड कंट्री में डेवलपिंग कंट्री में यही फर्क है। डेवलप्ड कंट्री में जो एकेडमिक लीडर होता है, उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि उसको आइडल माना जाता है।
वहां पे जो एकेडमिक लीडर होता है लीड करने के लिए काम करता है। इंडिया में जो एकेडमिक लीडर होता है वो पावर के लिए काम कर रहे हैं और वो नहीं चाहते उनके हाथ से पावर जाए। ऐसा इस आर्टिकल के अंदर क्लेम किया गया है। ये नहीं कहता हूँ सारे एकेडमिक लीडर्स ऐसे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भरे पड़े हैं। तो जब ऐसे लीडर्स होंगे तो क्वालिटी कहां से आएगा? जब प्लेजरिज्म होगा, स्टूडेंट चीटिंग करेंगे, नहीं आ पाएगा उसकी वजह से वो सारी। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे डेफिनेटली रुकनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है। तो क्या इसका सॉल्यूशन वगैरह क्या हो सकता है? तो पहली बात तो ये जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं वो सीरियसली लिए जाने चाहिए। वेबसाइट वगैरह के ऊपर उनको आप प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करिए। लास्ट ईयर में या लास्ट टू लास्ट ईयर में जो भी आपके यहाँ पे कंप्लेंट आई हैं, किसी तरह की कंप्लेंट हो सकती हैं, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर मेंशन कीजिए। आप उनको गाइडलाइंस वगैरह इशू कीजिए, हर फैकल्टी को, हर स्टूडेंट को, टीचर्स को आप ट्रेनिंग दीजिए, कम्युनिकेशन करवाइए अपनी फैकल्टी को, जो स्टाफ है आपका, एथिकल स्टैंडर्ड सेट कीजिए। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सको आप लोग। ये सारी चीजें की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जरूरी है। आप पावर कंट्रोल थोड़ी ना कर रहे हो यार, आप सोसाइटी को गाइड कर रहे हो। आप रिसर्च स्कॉलर्स वहां से निकाल रहे हो। तो अच्छे रिसर्च स्कॉलर आएंगे तो इंडिया में बढ़िया काम होगा, रिसर्च होगी, इनोवेशन होगी, इंडिया आगे बढ़ेगा। अगर आप इस तरह की चीजें ही करते रहोगे, हरासमेंट चलता रहेगा, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पहले ही देश छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, आगे और भी चले जाएंगे। तो ग्राउंड लेवल से आपको काम करना पड़ेगा और एजुकेशन के अंदर, एकेडमिक के अंदर एथिक्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आर्टिकल था। बाकी कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।